गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर लॉ ऑफ मोशन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो इसको जानने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे, तब पूरी बात समझ में आएगी। और यहाँ पर आज का जो मेन टॉपिक है वो एंगल ऑफ रिपोज है, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके पीछे वाले लेक्चर में हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप पढ़ सकते हैं। फिर आज का जो टॉपिक इसमें है वो है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होते हैं, वो भी आज हम बताएंगे, है ना। तो आज का टॉपिक एंगल ऑफ रिपोज है, और इसके पीछे वाले लेक्चर में आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। फिर आप एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ेंगे तो और अधिक समझ में आएगा, और यदि नहीं भी देखते हैं तो एंगल ऑफ रिपोज आप समझ में आ जाएगा। पर दोनों में से दोनों इक्वल होते हैं, उसको प्रूव करने के लिए वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो ये आप इसमें बता दें, देखिएगा होता क्या है। मान लीजिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, ए बी हॉरिजॉन्टल है। AC क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। AC क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्ट किस केस में है, ये ऑब्जेक्ट जो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है, सुनिए, AB क्या है हॉरिजॉन्टल, AC क्या है इंक्लाइंड प्लेन, और इस पर एक कोई ऑब्जेक्ट है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मीन्स ये है वो जस्ट चलने की कंडीशन में, थोड़ा सा इसको उठा देंगे तो चलने लगेगा, यानी ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन पर है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है तो उस इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच, उस इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल सबटेंड होता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहा हमने, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड प्लेन पर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, when an object is placed in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, then angle between inclined plane and horizontal is called angle of repose। ठीक है ना। क्या कहा हमने, when an object is in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, then angle between inclined plane and horizontal is called angle of repose। इसको थीटा से इंडिकेट करते हैं, ये है ना, यानी इंक्लाइंड प्लेन से हॉरिजॉन्टल के बीच जो को एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन शर्त ये है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर जो ऑब्जेक्ट है वो लिमिटिव इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। लिमिटिव इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि जस्ट स्लाइडिंग केस पर होनी चाहिए, कि थोड़ा सा फोर्स थोड़ा सा उठा दें तो वो क्या हो जाने लगे, चलने लगे, ठीक है ना। पहले थोड़ा इसका स्टेटमेंट तो लिख दें, फिर आगे बताते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is in the state of
लिमिटिंग when an object is in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, when an object is in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, then angle between inclined plane and horizontal, then angle between inclined plane and horizontal is called angle of repose. It is denoted by थीटा। ठीक है ना, ये रहा। ठीक, when an object is in the state of limiting equilibrium on an inclined plane, then angle between inclined plane and horizontal is called angle of repose. ये एक inclined plane है, ये horizontal है, ये कोई ऑब्जेक्ट है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो इसके साथ ये जो एंगल बना है वो एंगल ही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा। यदि ये ऑब्जेक्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एंगल ऑफ रिपोज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने एसी को इंक्लाइंड प्लेन लिया है और इसमें एक ऑब्जेक्ट है वो जस्ट स्लाइडिंग पर है, मीन्स लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और वो नॉर्मल रिएक्शन R इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और ये यहाँ पर Fs ये यहाँ पर ये mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। सुनिए हुआ क्या, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन पर है और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो इस पर 3 फोर्स एक्ट होंगे और वो 3 फोर्स कौन कौन से होंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन R परपेंडिकुलर ऑन इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड और फ्रिक्शन फोर्स Fs होगा, फ्रिक्शन फोर्स Fs अलॉन्ग इंक्लाइंड सरफेस की तरफ अपवर्ड में है। ठीक है ना, 3 फोर्स। अब इन 3 फोर्सों में से जो वेट mg है वो mg के 2 कंपोनेंट हो गए, mg का एक कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और एक कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम केस में R और mg इक्वल होंगे और R और mg cos थीटा इक्वल होंगे और Fs और mg sin थीटा इक्वल होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या, आप डायग्राम को अच्छे से समझ लो। AC क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है और उस AC पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है और इंक्लाइंड प्लेन का AB से जो एंगल है वो थीटा है, जो एंगल ऑफ रिपोज है। और जब ये ऑब्जेक्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो इसमें 3 फोर्स एक्ट होंगे
एक होगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर ऑन इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर अपवर्ड एलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन। फिर वेट mg का दो कंपोनेंट बना देंगे, mg cos थीटा mg sin थीटा, और mg cos थीटा r के इक्वल होगा और mg sin थीटा fs के इक्वल होगा। फिर आगे क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर पहले इतना एक पॉइंट को लिखते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट is placed on an inclined plane AC. Let an object is placed on an inclined plane AC, making an angle theta with horizontal AB. Object is in the state of limiting equilibrium, then angle BAC equal to theta, angle of repose. In this condition, following three forces act on the object. In this condition, following three forces act on the object. पहला नंबर, वेट W इक्वल टू mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन R। परपेंडिकुलर टू द inclined plane upward। और तीसरा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs अपवर्ड टूवर्ड inclined plane। ये ठीक क्या क्या लिखा है? वेट W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट किसका वेट? ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना है। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट W इक्वल टू mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs अपवर्ड ये रहा, ये टूवर्ड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ये कहा कि जो वेट mg है, mg के दो कंपोनेंट होंगे,
Now weight mg can be divided into two component resolving. Now weight mg now mg can be resolving into two component mg sin थीटा और दूसरा है mg cos थीटा। बट ये जो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, बट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये और ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट, और आर इक्वल टू एम जी कास थीटा ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट अपान सेकंड कर देते हैं, तो एफ एस अपान आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपान एम जी कास थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो एफ एस अपान आर इक्वल टू टैन थीटा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। बट ये बता दे, बट एफ एस अपान आर इक्वल टू म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन FRICTION फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना, क्या किया हमने, ये दोनों को इक्वल कर दिया, ये दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों डिवाइड कर दिया, तो एफ एस अपान आर इक्वल टू टैन थीटा होता है। लेकिन एफ एस अपान आर इक्वल टू म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या मिलेगा, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, म्यू एस इक्वल टू टैन थीटा, ये रहा म्यू एस इक्वल टू टैन थीटा। यानी क्या कन्फर्म हुआ, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, ये कन्फर्म हो गया। ठीक है ना, यानी म्यू एस इक्वल टू टैन थीटा हो गया। यानी क्या क्लियर हुआ, इसको आप वर्ड में लिखेंगे तो दैट इज इट इज़ क्लियर दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, और ये हमने ये इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, उसमें म्यू एस इक्वल टू टैन लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी प्रूव किया गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जल्दी से ये बता दें कि एंगल ऑफ देखिए रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये बता दें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो लैम्डा होता है, और एंगल ऑफ रिपोज जो है वो क्या है, थीटा है। तो ये बता दें, इसके पीछे वाले लेक्चर में वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके,
कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए म्यूएस इक्वल टू tan लैम्डा होता है। ये आपको बता दें, ये बता दें एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये, और एंगल ऑफ रिपोज थीटा होता है ना। अभी अभी आपने देखा कि म्यूएस इक्वल टू tan थीटा होता है, अभी आपने प्रूव किया है। अब म्यूएस इक्वल टू tan लैम्डा भी होता है, ये पीछे वीडियो में है। म्यूएस इक्वल टू tan थीटा और म्यूएस इक्वल टू tan लैम्डा, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज लिखे दे रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, और ये भी is the tangent of angle of friction। अब therefore ये दोनों क्या हो जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू tan लैम्डा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू लैम्डा, यानी एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये ठीक है। म्यूएस इक्वल टू tan थीटा अभी हमने प्रूव किया। अब म्यूएस इक्वल टू tan लैम्डा इसके पीछे आप लेक्चर में देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसको आप पा जाएंगे उसमें। और दोनों को इक्वल कर दिया गया तो लास्ट में ये पता चला कि थीटा इक्वल टू लैम्डा आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टॉपिक क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पीछे वीडियो में, एंगल ऑफ रिपोज इस वीडियो में, फिर दोनों का रिलेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। खासकर ये बता दें जो क्लास एग्ज़ाम के लिए, यानी चाहे वो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सभी उसमें पूछा जाता है ना। इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, या प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अच्छे से इसको पढ़े रहना। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वैसे प्लेलिस्ट में आपको बता दें 11th क्लास, 12th क्लास, फिजिक्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ वीडियो उपलब्ध है अलग अलग। फिर भी इसके जो नए वीडियो बनते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी पता चल पाएगा। थैंक यू।